9 करोड़ मुनि थे, 30 करोड़ 40 करोड़ आबादी थी, वो सब कहाँ गए? हमारे नंबर्स कम क्यों आ रहे हैं? अगर हम सही तरह से सरकारी आंकड़ों में नाम बताएं तो हमारे आंकड़े बिल्कुल सही आएंगे। इंटरनेशनल जो रेट होता है रिप्लेसमेंट रेट, वो 2.1 है। एक कपल मिनिमम 2 बच्चों को जन्म देगा। जैनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे कम है, जो कि सिर्फ 1.1 रह चुका है। 10,000 में से एक जैन केवल पूरे विश्व में। तो अगर बेटियां नहीं है तो जिन धर्म कौन चलाएगा? कोई भी आप धर्म उठा के देख लिए, वो फीमेल के ऊपर ही टिका हुआ। संस्थाएं या हमारा साहब इसमें देखें कि दूसरे तीसरे चौथे बच्चे के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी समाज की होगी। हमें जनवरी 2014 में जैन्स को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला। माइनॉरिटी के लिए सरकार बहुत काम करती है, बहुत स्कीम्स हैं कि पिछले 10 सालों में कितने जैन लोगों ने इस सुविधा का फायदा उठाया। 44 लाख अगर आज हैं 2011 में, तो वो जाके रह जा रहे हैं 28 लाख। अब सबको मेरा जय जिनेंद्र और प्रणाम। एक तरफ जहां वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और दूसरी ओर वर्ल्ड के सबसे प्राचीन रिलीजन में से एक यानी कि जैनिज्म, उसकी पॉपुलेशन जो एक समय पे तकरीबन 30-40 करोड़ के आसपास कही जाती थी, आज वो गिरकर 80 लाख के आसपास आकर जहां पहुंची है। जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन जो प्रकृति के अनुकूल होकर चलता है। जैनिज्म एक ऐसा रिलीजन कि आज के विश्व की सारी समस्याएं, बीट एनवायरमेंटल चेंजेस, बीट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और बीट सोशल इंजस्टिस, इन सब समस्याओं के सॉल्यूशन की चाबी जिस धर्म के सिद्धांत की नींव में पड़ी है, आज उसकी पॉपुलेशन इतनी कम क्यों? क्या कारण? किस वजह से ये इतना स्टीप फॉल हुआ है और इसको हम कैसे अटकाएं और इसे वापस बढ़ाएंगे कैसे? ये सब जो प्रश्न आपके और मेरे मन में उठ रहे हैं, उन सब को लेके आज टीम जैनिक जा पहुंची एक ऐसे विजनरी के पास कि जिनके पास इस टॉपिक को लेके अपने थॉट्स और अपने विजन हैं। स्वागत करते हैं हम श्री धीरज जी जैन का, कि जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ऑफिस ऑफ सेंसस कमिश्नर में डेप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट पे कार्यरत है। शुरुआत करने से पहले मैं धीरज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन कर परमात्मा की मूर्ति को पुष्प अर्पण कर इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। आइए धीरज जी। तो धीरज जी, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जहां एक तरफ कुछ वर्षों पहले भारत में हर जगह जैनों की पॉपुलेशन थी, देरासर थे, तो फिर आज के इतने स्टीप फॉल का क्या कारण, और इसकी वजह से हम किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और आगे जाके हमें करना पड़ सकता है? जी शान भाई, देखिए सबसे पहला तो आपको समझना पड़ेगा जो धर्म के आधार पर संख्या है, उसके जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो कहाँ से आता है। वो केवल एक ही उसका माध्यम है, वो है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना जो कि भारत सरकार द्वारा की जाती है, वो 10 वर्षों में एक बार होती है। जैसे जो पिछली जनगणना हुई थी वो 2011 में, उससे पहले 2001 में, 2021 में होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कोविड के चलते वो नहीं हम कर पाए। उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही करेंगे। तो 1881 से, सन 1881 से भारत सरकार धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े दे रही है। तो अगर हम बात करें सन 1881 की, उस समय जैनों की संख्या 12.5 लाख थी, जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, और 2011 में 44.5 लाख ओनली, यानी कुल 120 करोड़ की आबादी का केवल 0.37%। तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि हम जब बात करते हैं, अपने आगम पढ़ते हैं कि 9 करोड़ मुनि थे, 30 करोड़ 40 करोड़ आबादी थी, वो सब कहाँ गए? तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम जैन हैं। जैन मतलब हमारा जो धर्म है ना, वो जैन है। जब जनगणना का टीचर आपके घर पर आता है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस धर्म को मानते हैं। हमसे गलती क्या होती है, हम उसमें अपना गोत्र लिखा देते हैं। हम दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, तेरापंथी, जैसे आप ही का सरनेम मेहता है, अब आपने मेहता लिखाया। अब उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कई बार उसको तो नहीं पता ना टीचर को कि मेहता भी जैन होते हैं, तो या शाह जैन होते हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट हिंदू में चला जाता है या दूसरे कोड में चला जाता है। तो हमें धर्म का जो क्वेश्चन है उसको अपने सामने भरना चाहिए
और तभी उसके बाद हमें अपने साइन करने चाहिए। तो पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे नंबर्स कम क्यों आ रहे हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हमारे नंबर शायद ज़्यादा हैं, और अगर हम सही तरह से अपना सरकारी आंकड़ों में नाम, अपनी चीज़ें बताएं तो हमारे आंकड़े बिल्कुल सही आएंगे। जी। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि कम कैसे हो गए, पहला तो ये हो गया कि हमारा ना गलती है वो हमारी तरफ से है कि हम सही बातें नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा है कि कम हुए कैसे, तो इसके कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कारण है जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है कि फर्टिलिटी, हमारा जो हम लोग अगली जनरेशन को ला रहे हैं, हम लोग पैदा कर रहे हैं, वो कितना है। तो इंटरनेशनल जो रेट होता है रिप्लेसमेंट रेट, वो 2.1 है। मतलब एक कपल मिनिमम 2 बच्चों को जन्म देगा, तभी वो 2 कपल बनेंगे आगे जाके जी। लेकिन जैनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे कम है जी। जो कि सिर्फ 1.1 रह चुका है। यानी 3 पीढ़ियों के बाद हमारी जनरेशन, मतलब जो एक कपल है उसका 3 पीढ़ियों के बाद नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि वो मिलके भी ना एक कपल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें से भी क्या होता है कि कुछ बच्चियां लेट मैरिज करती हैं, कुछ किन्हीं कारणों से दूसरे धर्म में चली जाती हैं, कुछ मोक्ष के मार्ग पे चलती हैं। तो मतलब ऑलरेडी एक तो हमारा फर्टिलिटी रेट लोएस्ट है, ऊपर से हमारा जो बेस है ना वही कम हो रहा है। तो अब बताइए हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है फिर। तो ये मतलब हमें बैठ के सोचना होगा। एक तो जब भी जनगणना होगी, उम्मीद है बहुत जल्दी होगी, हम अपनी सारी चीज़ें बहुत सही तरह से लिखाएं। हम लोग क्या है, बहुत सारे लोग हमें बिजनेसमैन होते हैं, तो हम कहते हैं नहीं ये बेकार का काम है, समय नहीं है हमारे पास, तो वो टीचर को 2-4 चीज़ें हम बता देते हैं, वो भर के चला जाता है। तो हमारी सही जानकारी समाज के पास, सरकार के पास नहीं पहुंच पाती जी। और यही शायद एक है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी उतना प्रॉपर नहीं हो पाता। जब तक आंकड़े सही नहीं होंगे, तो किसी बड़े बिजनेसमैन ने कुछ समय पहले बोला था डेटा इज अ न्यू ऑयल, तो वो डेटा का तो सारा खेल है ना। अब डेटा तो सही आना चाहिए, जब डेटा सही आएगा तो पॉलिसी सही होंगी, जानकारी सही मिलेगी और हम आगे की योजनाएं हैं भविष्य की बना पाएंगे ठीक से। जी। तो आपका कहना है कि बेसिकली जब जनगणना हो या ऐसे कोई भी इनिशिएटिव हो, तब हम सीरियसली अपना जो भी आप सरकार को जानकारी दें, चाहे आप बैंक में फॉर्म भरें उसमें भी धर्म का कॉलम है, आप जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र भरें उसमें भी धर्म का कॉलम है, आप जनगणना के आंक जो भी सरकार आपसे लेती है जानकारी उसको प्रॉपरली ईमानदारी से पूरा भरें, शॉर्टकट ना अपनाएं उसमें जी। तो उससे हमारे समाज की सही जानकारी हमें मिल पाएगी जी। और हम एक सही स्थिति का आकलन करके भविष्य की योजनाएं बना पाएंगे। जी। सबसे पहला स्टेप ये है। जी। दूसरा फिर जो है कि वो कम होने के जो मेन कारण है, जिसमें एक बड़ा कारण मैंने बताया वो एक है, और फिर कुछ कारण से दूसरे धर्मों में हम उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो मैं भारत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, भारत क्षेत्र की, भारत देश में जो संख्या, वहाँ पे आंकड़े केवल भारत के हैं, तो उसके आंकड़ों की मैंने बात की है अभी आपसे। जी। अगर इसमें हम जोड़ेंगे जो विदेशों में हमारे बच्चे हैं तो शायद कुछ नंबर बढ़ जाएं, लेकिन फिर भी हम मिलके 1 करोड़ पार नहीं कर पाएंगे। जी। मतलब आउट ऑफ 1000 करोड़ में से हम केवल 1 करोड़ हैं, तो आप मान लीजिए कि कितना कम है। 0.001%। कुछ भी नहीं है। मतलब आप अगर देखेंगे ना, इसको डिवाइड भी करेंगे आप तो कितना होगा, मतलब मैथमेटिकली मतलब 10,000 में से 1 जैन केवल पूरे विश्व में, जी यही हुआ मुझे ऐसा लगता है अगर हम डिवाइड करें जी तकरीबन। या हाँ। तो मतलब ऐसे ही आप और मैं बहुत लकी हैं कि हम जिन शासन के सैनिक हैं, और लेकिन आगे उसको काम करना पड़ेगा कि हमारा समाज रहे और हम जो जिन शासन की प्रभावना करते रहे। तो धीरज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि अगर जैन पॉपुलेशन बढ़ता है तो उससे हमें एज ए कम्युनिटी और टू अ वर्ल्ड एट लार्ज, विश्व को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसको उल्टा लेके चलते हैं। अगर जैन धर्म नहीं बचता, मतलब जैन धर्म को मानने वाले नहीं बचते, तो क्या होगा? तो देखिए हमारे जो 5 मूल सिद्धांत हैं, है ना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह, आचौर्य, और तो इसमें हमारा जो विश्व की आप समस्याएं देख रहे हैं ना, जो भी हो रही हैं, उसमें मुझे लगता है उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन जैन धर्म के इन मूल सिद्धांतों में है। जैसे हम बात करें अहिंसा, अनेकांतवाद जी और अपरिग्रह, जी जो मुझे लगता है ये 3 ही कारण है कि मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपना दृष्टिकोण आप पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो उसका सोल्यूशन है अनेकांतवाद। जी अहिंसा, आप देख रहे हैं वायलेंस इज द मेन कल्प्रिट, जी
और फिर अपरिग्रह, मतलब मेरे पास अगर इच्छाएं नहीं होंगी कि मैं उसकी टेरिटरी कब्जा लूँ, उसका बिजनेस कब्जा लूँ, उसका घर पे अपना कब्जा कर लूँ, ये सब कुछ मेरा हो जाए, तो ये अगर 3 मेजर अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें जो हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में से हैं, तो अगर जैन धर्म के मानने वाले नहीं रहेंगे तो जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे, जो अणुव्रत हैं, उनको हम कैसे आगे ले जा पाएंगे। तो जो हमारा चतुर्विध संघ है वही छोटा होता जाएगा, उन 5 बेसिक चीज़ों को बताने वाले लोग नहीं रहेंगे, उनकी प्रभावना करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो ये सबसे बड़ा ये नुकसान होगा। अब आपके क्वेश्चन का सीधा जवाब कि अगर हम जैन धर्म की संख्या बढ़ाने में उनको मानने वालों की संख्या बढ़ाते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होंगे, तो ये बहुत सिंपल आंसर है कि ये जो हमारे 5 बेसिक मूल सिद्धांत हैं, इनके जितने फॉलोअर बढ़ेंगे, अभी आप 2500 वर्ष पहले चले जाइए जब भगवान महावीर का शासन था, तो मुझे नहीं लगता हमने कोई ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ा होगा या हमने ऐसे कोई युद्ध के बारे में पढ़ा हो अपनी हिस्ट्री की बुक्स में। मैंने तो नहीं पढ़ा। एक केवल सम्राट अशोक की हम बात कर लें तो ना ऐसी कोई मेजर बीमारी हमने पढ़ने में आई हमारे किसी भी हमारे ग्रंथ में, किसी भी आगम में, कहीं भी। तो क्योंकि हम बेसिक जो हमारा अहिंसा का मूल सिद्धांत को फॉलो करते थे मैक्सिमम लोग, अगर हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारे जिन धर्म के सैनिक बढ़ेंगे, तो दुनिया की भी समस्याएं कम होंगी और हम एक बहुत सुखी जीवन जी पाएंगे। सो धीरज जी, जैन पॉपुलेशन बढ़ने से विश्व को फायदा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैन पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए शासन, एज ए जैन कम्युनिटी, हम सब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और फिर उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को हम किस तरह मेंटेन कर पाएंगे, किस तरह हमें उसे संभालना होगा। 2 क्वेश्चन है आपके। पहला कि हम जो अपनी संख्या उसको बढ़ाने के लिए स्टेप क्या लेना है जी, फिर वो जो बढ़ी हुई संख्या होगी जी, उसको हमें कैसे संभालना होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और टच करना चाहता हूँ, जो मैंने 5 मूल सिद्धांतों की बात की। हम विश्व की समस्याओं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हम अभी शायद मिस कर गए अपनी बात में, वो था एनवायरनमेंट। जी, जो आप पोल्यूशन देख रहे हैं, डिग्रेडेशन देख रहे हैं, मुझे लगता है जैन धर्म से ज़्यादा कोई भी धर्म हर जीव को जो अभय दान हम देते हैं, हम मिनिमलिस्टिक होके जीते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो जितने भी जिन धर्म के सैनिक बढ़ेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक प्रॉपर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। आप देख लीजिए, अगर एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने क्या बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेहतर होता है, हमारा लाइफ बढ़ती है। मुझे लगता है हर जैन, चाहे वो किसी भी सेक्ट को मानने वाला हो, उसका बचपन से ही ना इंटरमिटेंट फास्टिंग तो उसकी लाइफ का एक पार्ट है। वो आप और मैं भी उसमें आते हैं जी, चाहे वो चतुर्दशी हो, अष्टमी हो, या 10 लक्षण हो, पर्युषण पर्व हो, जी, तो शायद। और अगर आप ये देखेंगे ना तो हमारा जो लाइफ स्पैन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या जो सेंसस के भी आंकड़े कहते हैं, जैन धर्म को जो मानते हैं जैन हैं, उनका लाइफ स्पैन हाईएस्ट है। जी, तो जैन धर्म की संख्या बढ़ाने वालों में सबसे ज्यादा फायदे एनवायरनमेंट को भी होगा। जी, हो सकता है कल को बिल्कुल एक अल्टरनेट डे फास्टिंग करके कॉन्सेप्ट आ जाए, which means एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास। we have that since years। मुझे लगता है हम लोग ना, देखिए हमारा टोटल 24 आवर का डे होता है, उसमें आउट ऑफ 24 हमारे, आप देखेंगे हम लोग सुबह जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे, जिन दर्शन नहीं कर लेंगे, हम लोग खाते नहीं हैं, और शाम को हमारा फुल स्टॉप हो जाता है 5-6 बजे। तो हम तो वैसे ही हमारा रहता है अल्टरनेट डे। आप देखेंगे तो आउट ऑफ द 24 आवर्स हम लोग 16 घंटे तो हमारा मंदिर में और सोने में और ये सूर्यास्त में निकल जाता है। जी, तो हम लोग तो वैसे ही मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। जी। और अल्टरनेट डे फास्टिंग का कॉन्सेप्ट प्रभु आदिनाथ ने वर्षी तप के माध्यम से कितने अरबों साल पहले। देखिए ये जो वर्षा ऋतु वाला काल होता है, जिसको हम चतुर्मास में बात करते हैं, वो कारण के जीवों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है, और आप देखेंगे बहुत सारी चीजों का हम लोग उस समय त्याग कर देते हैं। तो वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो जितने भी जिन धर्म के सैनिक बढ़ेंगे और उनको हम प्रॉपर बता पाएंगे, उतना इस पूरे, मैं विश्व की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ कि पूरे यूनिवर्स का भला होगा। हम देखिए, हम बात करते थे पहले, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन अब रिवर्स हो गया, अब पहले इन्वेंशन हो जाती चीजें और उसको बाद में हमारी नेसेसिटी क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है कि हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, लाइफ की, हेल्थ की। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, ठीक है, अच्छा इन्वेंशन है, लेकिन उसमें भी ना अलग अलग कैटेगरी बना के उसको बना दिया कि नहीं, इस वाले फोन के बिना आप ना जी नहीं पाएंगे। तो हम बेसिकली गुलाम होते जा रहे हैं। जबकि
अगर हम अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, उसकी जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करेंगे, तो हम ये सब गुलामी से बचेंगे। एक अच्छा मैंने देखा था पर्यूषण और 10 लक्षण में, जहाँ हमने डिजिटल फास्टिंग की थी। जी। मेरी वाइफ ने भी किया था, उन्होंने 10 दिन तक मोबाइल का बिल्कुल त्याग किया था एंड शी वाज सो हैप्पी। कोई टेंशन ही नहीं है किसका फ़ोन आ रहा है, किसका व्हाट्सएप आ रहा है। well बट इट इम्प्रूव्स योर हेल्थ, योर इम्यून सिस्टम, योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो खैर अब वापस आते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन था इस उसमें कि हम अपने जैन धर्म के सैनिकों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो जब भी अभी सरकार आपके पास आएगी आंकड़े लेने के लिए, तो आप उसको सही सही आंकड़े दीजिए। अपने 10 साल में एक बार जनगणना वाले आते हैं, उनको अपना आधा घंटा जरूर दीजिए, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि सही आंकड़े जब आएंगे तो उनसे एनालिसिस सही होगा। जी। दूसरा, जो मैंने अभी एक बात टच की थी कि हमारे यहाँ बेटियों की संख्या कम है, वो मैं आंकड़ों की बात कर रहा था कि 1000 बच्चों पे केवल 900 लड़कियां हैं, 850 लड़कियां हैं, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर केवल 700 लड़कियां हैं। मतलब ये नेचुरल नहीं है। जी। तो उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि अब बच्चों की शादियां नहीं हो रही, लेट मैरिज हो रही हैं। तो वो सब हमें बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि मेरे लिए मेरी बेटी सब कुछ है। मेरे घर में एक बेटी आती है, वो पूरे समाज की धरोहर है। नहीं तो फिर अगर देखिए, महाराज लोगों के आहार की व्यवस्था कौन करेगा ना, जी। अगर बेटियां नहीं होंगी तो। जी। तो हमें बेटियों को उस दृष्टि से देखना होगा। अगर बेटियां नहीं है तो जिन धर्म कौन चलाएगा आगे? वो हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। जी। तो ये ले आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे रह पाएंगे। क्या बात कही और हमारा गोल्डन पीरियड वापस आएगा। जी। जी। बेटियां नहीं है तो जैन धर्म कौन चलाएगा? आई थिंक सो, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है आपने। नहीं, देखिए, धर्म की तो डेफिनेशन है कि जो धारण करे वही धर्म है। और पूरा कोई भी आप धर्म उठा के देख लिए, वो फीमेल के ऊपर ही टिका हुआ है। जितना फास्टिंग, जितना धर्म वो लोग पालन करते हैं, इंक्लूडिंग मेरी अपनी फैमिली में भी, आप और मैं शायद नहीं कर पाते। हम लोग और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। नेचुरल है, वो अपना अपना हमारा रोल है। तो इसलिए बेटियों की संख्या, माताओं की संख्या होनी बहुत ज़रूरी है। जी। तभी धर्म को हम आगे बढ़ा पाएंगे। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और प्रश्न था आपका इसी से जुड़ा हुआ। मतलब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये था कि पॉपुलेशन बढ़े तो उससे हम किस तरह संभालेंगे? हाँ, देखिए, अब मैं भी नौकरी में हूँ और महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी। और मतलब नॉर्मल जो आजकल रह गया, लेट मैरिज है, लोग मेट्रो सिटीज़ में हैं, महंगा होता है सर्वाइव करना। और सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो पढ़ाई में और हेल्थ में। जी। मतलब एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस। तो अगर किसी के 3 या 4 बच्चे हैं तो उसके लिए स्कूल की फीस देना भी, जो आजकल मेट्रो सिटीज में तो इट्स टू कॉस्टली। तो उसके लिए जो भी हमारी समाज की संस्थाएं हैं, अगर वो कोई ऐसा माध्यम करें कि अगर आप दूसरे बच्चे पे या तीसरे बच्चे पे इसकी जिम्मेदारी, जो भी वहाँ का डेरा सर है जहाँ हम लोग जिन दर्शन के लिए जाते हैं, जी, वो उठाए। जी। उसके पढ़ाई का खर्चा, उसके मेडिकल का। और उसमें एक और फायदा होगा ना, वो बच्चा डेरासर से जुड़ा रहेगा, क्योंकि डेरासर की ओवरऑल छत्र छाया में रहेगा। तो हम उसमें जिन धर्म के जो संस्कार है ना, वो शायद बचपन से डाल पाएंगे। जी। वो अपना जाएगा, जिन दर्शन करेगा, शाम को महाराज साहब से आशीर्वाद लेगा। तो उसमें सारे संस्कार जब आ जाएंगे ना, तो आपको मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और उस तरह की टॉक शो की भी शायद हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। जी। वो लोग अपना करते रहेंगे सब। जी। तो अगर समाज या संस्थाएं या हमारा साहब इसमें देखें कि दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी समाज की होगी। जी। कोई बहुत ज़्यादा, अगर हम ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे तो बहुत महंगा नहीं है। जी, इसके लिए अपने को एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस चाहिए होगा। डेटाबेस चाहिएगा, पहले तो एक टीम ऑफ प्रोफेशनल चाहिएगा जो एक पूरा स्कीम डिजाइन करें। और जब भी किसी बच्चे का उस स्कीम में हम रजिस्ट्रेशन करें तो उसका नर्सरी से लेके जब तक वो जॉब में नहीं आ जाता, जी, तब तक वो सारी जिम्मेदारी समाज की, उस डेरासर की रहेगी। जी। उसमें उसकी पढ़ाई, उसका जो भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी है उसको, या बाकी जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, बदले में वो बच्चा लेकिन अपना समय देगा डेरासर में महाराज साहब की सेवा में। जी। वो एक समाज बैठ के डिसाइड कर सकता है। जी। और इस तरह से धीरे धीरे हम जब यंग बच्चों को अपने साथ जोड़ेंगे तो उनमें सारे जितने भी हमारे लॉजिकल है जैन धर्म की सब जो टीचिंग्स हैं वो हम डाल पाएंगे। जी। और साइंटिफिक वे में उनको साथ लेके चलेंगे अपने। जी, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। डेरासर में युवा इस बहाने आ पाएंगे और सामने युवाओं, माता पिता भी अपने बच्चों के आर्थिक
जो उनका विकास है, आर्थिक जो उनका टेंशन है वो उनके सर से हट जाएगा, तो वो अपना भी धर्म पे फोकस कर पाएंगे। देखिए, ये तो एज ए पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर मेरा बच्चा मंदिर जाए और महाराज साहब से आशीर्वाद ले, उनके प्रवचन सुने, सुबह जिन दर्शन के लिए जाए, तो माता पिता तो बहुत खुश होंगे कि उनका बच्चा नियम से डेरा सिर में जा रहा है। जी, और वो जुड़ा रहेगा, उसकी नींव से जुड़ा रहेगा। बिल्कुल जुड़ा रहेगा जी। और वो कंट्रीब्यूट करेगा समाज की बेहतरी के लिए। जी तो इस तरह से हम अपने समाज को ध्यान दे पाएंगे जी और एक अच्छे, मतलब जिसको कहते हैं ना, मजबूत जी जिन सैनिक हम ले पाएंगे अपने साथ। जी जी, बहुत बढ़िया। जो धीरज जी बीच में आपने बात कही हमारी लाइफस्टाइल को लेकर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड दैट। सो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ जैन पॉपुलेशन, इसको अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स के साथ जोड़ते हैं, साइंस जो है वो बोलता है कि एन आइडियल एज फॉर हैविंग द चिल्ड्रन फॉर अ वुमन इज इन हर 20s, लेकिन आज हम जो देखते हैं कि लेट 20s में ही पीपल आर गेटिंग मैरिड। सो क्या आपके दिमाग में कोई आइडियल एज रेंज है जहाँ पे यू थिंक इट इज़ आइडियल रेंज फॉर गेटिंग मैरिड? और साथ में हमें फूड हैबिट्स वगैरह में ऐसी कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे हमारा जो रिप्रोडक्टिव रेट है उस पर, जैसे आपने हाईलाइट किया, जो समाज का 2.1 है और जैन पॉपुलेशन का 1.1 है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएं धीरे धीरे करके फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, अगर आप आज जाएं किसी भी हॉस्पिटल में, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इशू है वो न्यूरो है, मेंटल हेल्थ वाला। जी बहुत यंग बच्चे डिप्रेशन का शिकार है। मैं कैंसर जैसी बीमारी की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग उसके कारण हो जाते हैं। जी लेकिन जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जी हम जो लेते हैं मार्केट के चीज़ें खाते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल वो डालते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, या उसको एक अच्छा मार्केटिंग करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट भी वो यूज़ करते हैं। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये हमारी कहीं ना कहीं ब्रेन को अफेक्ट करता है। जी फिर हमारा जो समय बहुत सारा मोबाइल में जाता है या सोशल मीडिया पे जाता है। तो जो आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं ना, और फूड हैबिट दोनों जुड़ी हुई है। जी मैं समय से ना तो सो रहा हूँ, ना समय से जाग रहा हूँ। जी दूसरा, मेरी फूड हैबिट्स क्या है कि मेरा कोई जब मुझे भूख लगी, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि मेरी सोसाइटी में रात को 2 बजे भी जोमेटो स्विगी वाला कोई फूड पार्सल लेके आ रहा होता है। जी मुझे लगता है यार, ये कौन सा समय खाने का, आप 3-4 घंटे बाद सुबह हो जाएगी तब खा लीजिएगा। जी आप उस समय खाएंगे और वो खाना भी जैसा होगा, आई डोंट नो, मैं तो खैर उसको नहीं खोल के देख सकता। जी फिर उसके बाद आप कब सोएंगे जी और वो आपकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करेगा। जी तो ये सारे कारण हैं जो अब मॉडर्न डिजीज़ हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है ये डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, न्यूरो वाला जो केस है, जिसमें हर कोई, आजकल यंग बच्चे भी डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। जी अकेलापन है। जी तो इसको अगर हम वापस जाएं अपने, जो अभी बात की हमने जैन धर्म के सिद्धांतों की, जहाँ मुझे सुबह जिन दर्शन के लिए जाना ही जाना है, जहाँ मुझे शाम को भी जाना ही जाना महाराज साहब से आशीर्वाद लेने, उनके प्रवचन सुनने, जब मैं सुबह जल्दी उठ के एक फैशन होके जाऊंगा तो रात को भी जल्दी सोऊंगा। जी और मैं अपने जो भी हैं, चाहे चौविहार की बात है, चाहे जिन दर्शन के बाद एक अपना भोजन करने की बात है, जी मैंने खुद देखा है जब हम जिन दर्शन करके आते हैं तो बड़ा अच्छा भूख लगती है जी और प्रॉपर हम लोग खा पाते हैं। और शाम को भी जब हम चौविहार करते हैं तो एक अच्छा खासा इंटरवल हो जाता है। तो ये हैबिट्स हम फॉलो करें तो शायद जो बीमारियां हैं ना उससे बचेंगे। अब दूसरी बात आती है जो फर्टिलिटी रेट वाली बात आती है, जो आपने टच की। देखिए, लेट मैरिज हो रही हैं, सब बच्चे हैं, पहले हम उनको पढ़ा रहे हैं। नेचुरली मैं, मेरी भी डॉटर है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ या वो जॉब कर रही है, तो होते होते 25+, 27, 28, 30 एज पहुँच जाती है। सरकार ने जो शादी की एज फिक्स की है वो लड़कियों के लिए 18 साल है, लड़कों के लिए 21 साल है। अब खैर वो तो बहुत, मतलब 18 साल में बच्चे 12th करते हैं या 19 साल में, इट्स टू अर्ली। लेकिन एक वो जो होता है ना साइंटिफिकली, शायद आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बता पाएंगे कि बेस्ट फर्टाइल टाइम कौन सा होता है, मेल या फीमेल दोनों का। तो मुझे लगता है सही समय पे शादी हो जाए तो शायद हमारे जो चांसेस है ना एक फर्टाइल होने के, या जो जिसके लिए हमने एक मैरिज में हम बने हैं, जो हमारा एक दायित्व है, एक हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, जी तो वो हम अच्छे से कर पाएंगे। और माता के और बच्चे के दोनों के हेल्थ इश्यूज कम रहेंगे। जी अब से कुछ साल पहले मैंने IVF का नाम नहीं सुना था जब मेरी 25 साल पहले शादी हुई थी। जी लेकिन अब मैं हर जगह बड़े बड़े बोर्ड देखता हूँ, IVF। ठीक है, टेक्नोलॉजी है समय के साथ साथ, लेकिन जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले तो नहीं थी ना।
जी तो जरूरत वही पड़ रही है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल हम बिगाड़ चुके हैं। हमें लगता है हर चीज़ का सोल्यूशन है डॉक्टर पे चले जाओ, दवाई खा लो। हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, जी तो वो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म में तो नुकसान देगी। तो चीज़ें अगर समय से हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जी मैं खैर किसी के लिए पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता, जी लेकिन काम समय से होना बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे शादी हो, जी या उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं। जी। तो वो आइडियल समय की रेंज को आप कुछ अगर क्या डिफाइन कर पाएंगे? देखिए, अब ये पर्सन टू पर्सन वरी करेगा, बट मेरे ख्याल से कोई कोई एक अच्छा डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। जी। लेकिन सरकार ने फिक्स की है, पढ़ाई हमारी ग्रेजुएशन 21-22 साल तक हो जाता है, फिर उसके बाद हमें एक चुन लेना चाहिए अपना लाइफ का डिसीजन जो भी है। जी। तो दे शुड बी क्लियर गोल कि मुझे इस एज में ये कर लेना है। जी उसको डिले ना करें, परिवार के साथ चर्चा करें, हम्म तो वो एक क्लियर गोल होना चाहिए। कहीं तो हमें अपना बनाना पड़ेगा ना कि मुझे इस एज में मैरिज करना है, इस एज में जॉब करनी है, इस एज में पढ़ाई करनी है। जी तो पेरेंट्स से अच्छा कोई गाइड नहीं कर पाएगा इस चीज़ में। जी। धीरज जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जो लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स का जो नाजुक पॉइंट था उस पर आपके थॉट्स दिए। मैं अगले क्वेश्चन की और आगे बढ़ने से पहले मैंने आपकी एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का टाइटल था द जाइंट पॉपुलेशन अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम 2011 सेंसस। उस बुक में आपने दो चीज़ें कवर की थी। नंबर एक, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है कोइंसिडेंटली, द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ जैन पॉपुलेशन। और नंबर दो कि जैन जो आज माइनॉरिटी में है, तो वो माइनॉरिटी में होने के कारण उन्हें संविधान की ओर से कुछ बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे, एक तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के क्या साइड इफेक्ट्स है आज की तारीख में, और माइनॉरिटी में होने के कारण हमें क्या क्या बेनिफिट्स है जो हर जैन को मालूम होने चाहिए लेकिन उनको मालूम नहीं है। इन दोनों विषय पे मैं आपके विचार चाहूँगा। देखिए, मैंने बुक जो लिखी थी ये 2011 में जब आंकड़े आए थे जनगणना के, जी जो 2014 में पब्लिश हुए थे जी और हमारी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो 2017 मार्च में मेरी पुस्तक रिलीज हुई थी और ये पहला प्रयास था कि धर्म के आधार पर आंकड़ों का एक विश्लेषण पूरा का पूरा। जी जो इसमें मैंने देखा कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ जैन पॉपुलेशन की आप बात करें, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा लॉस दिखता है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम क्योंकि अपना बात सही से नहीं बताते, जो टीचर हमारे घर आता है तो हमारे नंबर कहीं छुप जाते हैं उसमें। जी देखिए, नुकसान सबसे पहला जो दिखता है ना मेरे आसपास, जो मुझे दिखता है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो राजनीतिक है, सामाजिक है या प्रशासनिक, वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपको कहीं पे इलेक्शन लड़ना है तो नेचुरली नंबर्स एक बड़ी चीज़ है, जी और वो नंबर्स होने के बावजूद दिख नहीं रहे हमें। तो कहीं भी एक प्रॉपर हमारा रिप्रेजेंटेशन हो समाज के हर उसमें, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, जिससे कि जो हम जैन धर्म के सिद्धांतों का अपने अपने रोज के कार्यकलाप में पालन कर पाएँ और समाज को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाएं। जी तो ज़रूरी होगा कि हम अपना सही आंकड़ा समाज के सामने लाएं, सरकार के सामने लाएं। उससे फ़ायदा एकदम जो होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो संसद की बात हम करें, चाहे हम स्टेट असेंबलीज की बात करें, चाहे प्रशासनिक की बात करें, या समाज में जो अलग अलग तरह के हमारे कमीशंस होते हैं, बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, हम वो अपना कर पाएंगे। अब इसी से एक चीज़, क्योंकि आपने मेरी पुस्तक की बात की, तो एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत हर्ट करती है, देखिए हम ना सबसे ज़्यादा लिटरेट कम्युनिटी हैं सभी धर्मों के, 95% जैन लिटरेट हैं 44 लाख में से, लेकिन वो जो 5% रह जाते हैं ना, यानी 2 लाख, जी वो अनपढ़ आए। जी हमारे यहाँ अनपढ़ की परिभाषा ये है कि जो किसी भी भाषा में लिखना पढ़ना ना जानता हो, और हम लेते किसको हैं, उम्र जो 6 साल से ऊपर वाला, मतलब बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं, 7 ईयर्स एंड अबोव वाला आ जाता है। तो ये 2 लाख जैन है कौन जो अनपढ़ है? तो ये कम्युनिटी के लिए मुझे लगता है बड़ा एक शर्म की बात है। और मैं तो आपके जो संस्था है उससे निवेदन करूंगा कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि ऐसे अनपढ़ जैन हमें मिले हैं, अगर आपकी संस्था कुछ कर पाए तो हमारा एक मिशन होना चाहिए कि आने वाली जनगणना में कोई भी जैन अनपढ़ ना आए। पहली पूरी कम्युनिटी होगी हिंदुस्तान में जो 100% लिटरेट काउंट होनी चाहिए। जी तो ये मेरा खैर पर्सनल एक निवेदन रहेगा। मुझे बड़ा हर्ट होता है, मैं किसी अनपढ़ जैन को मैं तो नहीं मिला हूँ, लेकिन हम जाएं ना महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे, कुछ पॉकेट हैं जहाँ लोग पिछड़े हैं, अच्छा आर्थिक भी और सामाजिक भी। आंकड़े उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट पे, हम आपको उपलब्ध भी करा सकते हैं।
जी तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। जी दूसरी बात आपने जो कही हमें माइनॉरिटी की, हमें जनवरी 2014 में जेंट्स को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला। माइनॉरिटी के लिए सरकार बहुत काम करती है, बहुत स्कीम्स हैं, खासकर पढ़ाई में जी जो स्कॉलरशिप देते हैं। जी उनकी हमारी अपनी वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, सब कुछ वहाँ पर है। तो ये एक अध्ययन का विषय है कि पिछले 10 सालों में कितने जैन लोगों ने इस सुविधा का फ़ायदा उठाया। सरकार का ये मानना है कि हम अगर पढ़ाई पे जोर देंगे तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा स्कीम जो है ना वो पढ़ाई के क्षेत्र में दी गई है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, अलग अलग कोचिंग में हमको दिया गया है कि आप कोचिंग ले लीजिए स्पेशल, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए अलग फैसिलिटी दी गई है। तो ये ज़रूरी है कि अपने समाज में हम इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को प्रेरित करें। सारा कुछ ऑनलाइन है, हमें कुछ नहीं करना, अप्लाई करने से लेके और जो अमाउंट क्रेडिट होगा स्कॉलरशिप का वो भी बच्चे के खाते में जाएगा डीबीटी के माध्यम से। तो मेन जो फोकस है माइनॉरिटी स्कीम्स का वो एजुकेशन है। उसके बाद कुछ बैंक से लोन का है, प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएं हैं जिसमें बैंक से हमें अपने बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। हम और कुछ अपना जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हमारा है कोई, हमारा अपना स्कूल है, कॉलेज है, उसमें हमको स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो जब ज़रूरत होगी तो इसमें हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। जी, तो इसका कुछ लिस्ट होगा? पूरा लिस्ट है, वो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जी लगभग 17 स्कीम है जो सरकार देती है स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए। जी, और इसका आपके पास कुछ डेटा होगा कि आज तक कितने जैनों ने ये आंकड़े मतलब बहुत 1% से भी कम है जो सरकार ने पब्लिश किए हैं। हाँ। अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया है तो उसमें से एक ही बच्चा शायद जैन था, या 2 थे, या 4 थे। तो शायद जानकारी का अभाव है समाज में, जी तो वो नहीं वहाँ अप्लाई कर पाते। जी इसका भी हमें बताने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कीजिए। जी सरकार तो मदद कर ही रही है हमारी। जी जी, हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसके बारे में जितनी हो सके जागृति लोगों में फैले। बिल्कुल सर, हमने एक टर्म सुना है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। जब भी जनगणना होती है, जैसे आपने बताया पिछली बार 2011 में हुई, तो उस समय सरकार आने वाली 25 सालों का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिलीज करती है। तो आपके पास इतना डेटा है, तो क्या आप आपके डेटा से हमें ये बता सकते हैं कि आने वाले 25 सालों में जैनों की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन अगर हमें आज करनी हो तो उसे हम किस तरह से करेंगे और वो कहाँ पे जाके पहुँचेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ईशान भाई। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एक बड़ा साइंटिफिक और एक डीप में जाके मेथड है जो हम हर जनगणना की बात करते हैं। जैसे 2001 में जनगणना हुई तो हमने 2026 तक के आंकड़े प्रोजेक्ट किए, 2011 में हुई तो हमने 2036 तक के किए, 2021 में होनी थी जो अभी हो जाएगी कुछ समय में, तो उसके बाद हम 2046 तक के आंकड़े करते। लेकिन वो जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होता है उसमें धार्मिक आधार पर आंकड़े हम नहीं देते। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा पर्सनली भी कि अगर यही स्थिति रही तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हमने फिर कुछ लोगों के साथ बैठ के, जो डेमोग्राफर हैं, साइंटिस्ट हैं, और जो हमारे पास वर्तमान आंकड़े हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, हमारा फर्टिलिटी लगता है, माइग्रेशन फैक्टर आता है, कोशिश की उसको बनाने की, और हमने 2061 का आंकड़ा निकाल के देखा, क्योंकि 2011 के बाद अब 25 साल की हम उसको 50 साल तक ले गए। तो हमारा जो पॉपुलेशन 2061 में अभी वर्तमान आंकड़ों के बेसिस पर मैं कह रहा हूँ, वो दिखा रहा था कि हम 44 लाख अगर आज हैं 2011 में, तो हम वो जाके रह जा रहे हैं 28 लाख केवल, यानी लगभग 16 लाख का डाउनफॉल टोटल प्रोजेक्शन। अब उसमें अगर और उसको हम डीप जाके देखें, जो मेरा बेस पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन, जो मुझे आगे मेरी पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा, समाज को आगे ले जाने में, तो मैंने वो लिया 0 to 35 वाला। तो उसमें रिडक्शन था 70%। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 70% पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी यंग पॉपुलेशन, तो हम लोग बचेंगे कहाँ? देखिए, इसको बड़ा आसान है, हम एक उदाहरण से लेते हैं। मान लीजिए 2011 में 100 बच्चे हैं, जैन बच्चे, 100 का हम लोग यंग ले लेते हैं, 50 मेल और 45 फीमेल, जो हमारे आंकड़े हैं। अब 2061 में क्या हो गया, वो 100 के कितने रह गए हमारे? केवल 30, 70% माइनस हो गया ना। तो वो 30 में से अब मेल और फीमेल का आंकड़ा लेंगे तो कितने होगा? लगभग 18 मेल और 12 फीमेल। अब उस 12 फीमेल में से क्या होगा, 2-3 हमारे मोक्ष मार्ग पे चली जाती हैं, दीक्षा ले लेते हैं, 2-3 किसी दूसरी कम्युनिटी में चले गए,
या एक दो ने शादी नहीं की, जी। तो फिर बचा क्या हमारे पास? तो हम तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 2025 में बैठे हैं, तो अभी तो हम कहते हैं ना कि हमारे इतने करोड़ मुनि थे और पूरा पूरा भारत क्षेत्र ही जैनियों का था। जी। तो आने वाले समय में लोग हमारे कहेंगे यार कोई ऐसी कम्युनिटी हुआ करती थी जो 24 करती थी और सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेती थी। वो खाली लोग स्टोरी में पढ़ेंगे, मानेंगे ही नहीं वो कि ऐसा हो सकता था। तो स्थिति बहुत खराब है। अगर अभी आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है जो शायद लोग नहीं लेते थे, मतलब मुझे ऐसा बड़ा खुशी हुई जब आपने बात की कि जैनिक विजन ने अभी से एक बहुत दूरदर्शी एक डिसीजन लेके इस टॉपिक को कवर किया। जी, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ है सुन के। नहीं, लेकिन ये आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आप खुद भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। आप अगर करेंगे गूगल, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के टूल्स हैं, आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें आप आंकड़े डालिए, वो आपको प्रोजेक्शन करके दे देगा। जी, बहुत बड़ा चिंता का विषय। सारे एआई टूल्स आज की तारीख में उपलब्ध हैं हमारे पास। जी। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन 44 लाख में से अगर मैं कहूँ कि 20 लाख युवाओं की है, तो वो घट के 2-3 लाख रह जाएगी। तो ढूंढने पड़ेंगे टॉर्च लेके, कहाँ गए भाई। जी। जी, हम आशा करते हैं कि इस विजन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसके बारे में लोगों के बीच में कुछ जागृति बढ़े। और कभी अगर 2061 में जाके अगर ये इंटरव्यू हो रहा हो तो उसका टॉपिक हो द अपवर्ड ट्रेंड ऑफ जैन पॉपुलेशन। धीरज जी, आपसे एक निजी सवाल है। आप आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ऑफिस ऑफ सेंसस कमिश्नर में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो आज के जो युवा जो ये लाइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और साथ ही आजकल ज़्यादातर युवा इन सारी लाइंस में अपना करियर बनाना अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए भी क्या आपके पास कुछ मैसेज है? और साथ ही आपने ये जो बुक लिखी 2000 द जैन पॉपुलेशन अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम 2011 सेंसस, वो बुक लिखने के पीछे भी आपका क्या विचार, क्या मोटिवेशन रहा था? जी शान जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मतलब मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो हम लोग कुल 3 जैन हैं। जी। तो हम लोग शायद कम जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जैन्स को एक अफिलेंट समाज माना जाता है जी। कि हम लोग ठीक ठाक पोजीशन में होते हैं, लेकिन ऐसा सब जगह सच नहीं है। जी। कुछ अगर हम पर्टिकुलर बेल्ट्स को छोड़ दें तो बाकी जगह जैन कोई बहुत समृद्ध स्थिति में नहीं है। जी। तो जो आपका प्रश्न है बहुत जेन्युइन है कि हम अपने युवाओं को प्रेरित करें कि देखिए, आप सरकार का जब हिस्सा बनेंगे तो आप सही रास्ते पे चलेंगे, सही नीतियां बनाने में मदद करेंगे, और एक हम अपना करियर तो मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम देश को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जी। हम अपने समाज में, जैसे आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ पर आके बात करने का, ऐसे हम अपने बाकी युवाओं को भी ऐसे देख पाएँ कि वो जिस जिस फील्ड में कार्यरत है सरकार के, वो अपने उस फील्ड के बारे में बता पाएँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया प्रयास जरूर करें। जो भी आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, वो आप किसी फील्ड में करियर बनाएं, वो आपके काम जरूर आएगी। वो जो भी आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तैयारी की है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका सिलेक्शन होगा तो भी, और नहीं होगा तो भी। तो वो आपकी मेहनत तो आपका साथ हमेशा पूरी जिंदगी निभाएगी ही निभाएगी। जी। अगर आप आ जाते हैं, वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। आप दूसरी फील्ड में जाते हैं, बाद में किन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब भी आप वो सारी पढ़ाई आप अपने उस पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ वो काम कर रहे हैं। जी। और इसमें अगर कहीं कोई हम लोगों की गाइडेंस की, मदद की ज़रूरत हो, तो हम लोग उपलब्ध हैं। आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो। और बाकी फिर भी कहीं कोई डाउट है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम लोग जो भी हैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं इसके लिए। जी। तो आप लोग, कोई भी ऐसा किसी को क्वेश्चन है, डाउट है, जी। कहीं मन में शंका है कि इसमें ये होता है, वो होता है, तो वो सारी शंकाएं दूर करने हम मदद कर सकते हैं। जी। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका बुक को लेके। जब 2011 की जनगणना होने वाली थी, उससे पहले मुझे अपने समाज के आंकड़ों को देखने का मौका मिला, और जैसे आप अचंभित हैं आज कि इतने कम कैसे हैं, मैं तो शौक था 2008 या 9 में कि इतने कम नंबर कैसे हैं। जी। उस समय हमने जो भी कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास बहुत सारे माध्यम नहीं थे कि हम बात को बता पाते कि आपको धर्म के कॉलम में क्या लिखना है और आपको कैसे करना है, आपको सही आंकड़े भरने हैं। तो बात वही हुई 2011 के बाद जब आंकड़े आए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट को दिखाई नहीं दिया, तो अंदर से बड़ा बुरा लगा कि इतनी मेहनत की, इतने लोगों को बोला, फिर भी कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। जी। तो लगा कि इसको ना एक
तरीके से एक सुनियोजित माध्यम से समाज के सामने लाने की ज़रूरत है। जी तो फिर उन आंकड़ों को लेके बैठे, पूरा उसको रिसर्च किया, एनालाइज किया और अलग अलग फैक्टर्स को लेके, चाहे वो लिटरेसी था, चाहे वो उसमें हमारा वर्कर वाला था, फर्टिलिटी था, उसको नेशनल स्तर पे, राज्य स्तर पे, हर उसमें बुक में हर राज्य का एक अलग चैप्टर है। जी तो वो उसको लाके एनालाइज करके और उसको बुक को बाकायदा पब्लिश कराया गया एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो कम से कम आंकड़े जो फैक्चुअली सरकारी आंकड़े हैं वो सभी के सामने पहुंचे। और मुझे बड़े अच्छे फीडबैक मिले कि एक तमिलनाडु के सज्जन बोले कि हमारे यहाँ तो इतने जैन तो चेन्नई में जितना आपने पूरे तमिलनाडु में दिखाए हैं, आपका डेटा गलत है। मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि डेटा सही कीजिए ना, अब खाली कहने से काम नहीं होगा। अब मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो मैं बोलो इतने जैन आप बोले नहीं सब गलत है, तो आप सही कीजिए ना, अपनी सही बात बताइए जब भी आपके पास टीचर आता है। तो उस बुक को लाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि एक फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची, और वो चाहें तो उसमें राज्य स्तर के या जिला स्तर के या तहसील स्तर के देख सकते हैं कितने जैन हमारे काउंट हुए थे सन 2011 में, जी और एक रेफरेंस लेके वो आगे बढ़ सकते हैं उसको। जी और वो बुक अभी भी है कि अब जब भी जनगणना होगी उसका अपडेटेड एडिशन हम जरूर निकालेंगे। जी हमें इंतज़ार रहेगा। नहीं बिल्कुल, और आपका सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। जी लास्टली सर, मैं आपके थॉट्स जानना चाहूँगा कि ये जो जैनिक विजन का जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में आप कुछ आपकी राय या आपके विचार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया जी। जैनिक विजन से जुड़ने का और जिन शासन के एक सैनिक के रूप में कार्य करने का। मैंने पूरा पढ़ा, उसको समझा, और मैं वाकई विजन से प्रभावित हूँ आपके, मारा साहब के, जो भी जिन संघ है हमारा, जी कि उन्होंने कितनी दूर तक सोचा है। उन्होंने जो मेजर टॉपिक कवर किए हैं उसमें, ये तो खैर एक टॉपिक पे हम बात ही कर रहे हैं आज, और मुझे ये खुशी है कि ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपने कवर किए और एक टाइमलाइंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरी खाली एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे भी अगर कोई मौका मिले एक सैनिक बनने का तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जुड़ना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मैं जहाँ भी समाज के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ कैसे भी करके, जी तो बहुत खुशी होगी। बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं कि आप सफल हों अपने इस कार्य में। जब युवा बच्चे काम करते हैं तो खुशी डबल हो जाती है। इतना डेडिकेशन के साथ आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक करके, वाकई खुशी डबल हो जाती है। और एक अंदर ना एक मोटिवेशन आता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, आगे आने वाला समय अच्छा होगा। जी तो इसलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी सब साहब जी का मार्गदर्शन है, और आप सब, आपके सारे 15 इंटरव्यूज जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, सब ने ऑलमोस्ट एक कॉल में हमको इंटरव्यू के लिए हाँ कही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप सबका बड़प्पन है कि आप हमारे एक रिक्वेस्ट पे इस इंटरव्यू के लिए आए। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये छोटा सा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टीम जैनिक की ओर से कि आप हमारे एक फ़ोन कॉल पे दिल्ली से यहाँ आए और आपके विजनरी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस। थैंक यू। थैंक यू।